Namaskar, welcome to our channel. In this video, we will be discussing trigonometric function theory. लास्ट वीडियो में हम लोग 2089 तक के प्रॉब्लम का डिस्कशन करें। अब आगे जो भी वीडियो बनेगा उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन फंक्शंस का प्रॉब्लम देखेंगे और उसमें खासकर 2090 से लेके 2131 तक ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और आप जब इसको गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि जिस प्रॉब्लम में हम लोग जो रैशनल इरेशनल या अदर काइंड ऑफ अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन से हम लोग नहीं कर पा रहे थे, वैसे प्रॉब्लम को हम लोग वैसे प्रॉब्लम को भी हम लोग इससे हैंडल कर सकते हैं। और चूंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन कर पाए, उसके लिए जीएन बर्मन हमको ये करीब 42 प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे दिया है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे इंटीग्रेशन को अच्छे से हैंडल कर पाए, ताकि जिस फंक्शन में हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करें और वो जो रिड्यूस होके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म पे आए, उसको हम लोग फिर सिंप्लीफाई करके उसका सॉल्यूशन कर पाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम आज का थ्योरी पार्ट। तो सबसे पहला जो फॉर्म है हमारा साइन टू दी पावर m कॉस टू दी पावर n x dx। यहाँ m और n जो है वो इंटीजर है, तो साइन एक्स कॉस एक्स भी हो सकता है, अलग अलग इंटीजर हो सकता है। तो इसमें अलग अलग केस बनता है। जैसे कि अगर हम पहला केस देखें कि when m is odd integer then we put z is equal to cos theta। हम हमेशा से शुरू से ही डिस्कस करते आए हैं, तो हम बताते हैं कि सब्स्टिट्यूशन का प्राइम मोटो है कि हम ऐसा चीज लें जिससे कि हमारा जो इंटीग्रांट हो वो सिंप्लीफाई हो और साथ में उसका डेरिवेटिव भी हमको अवेलेबल हो। अगर m ऑड है, इसका मतलब अगर cos साइन का पार्ट ऑड टर्म होगा, इससे क्या होगा कि साइन और cos में जो रिलेशन है वो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यानी कि इसका साइन और cos का रिलेशन स्क्वायर में है। तो जब भी ऑड पावर होगा हमारे पास एक साइन बच जाएगा। जैसे अगर ये ऑड इंटीजर अगर है m का, तो उस केस में हमारे पास साइन बच जाएगा, तो उस साइन को हम लोग डेरिवेटिव में लेके जा सकते हैं। और यही फिलॉसफी है इसका कि अगर हमारे पास ऑड m ऑड इंटीजर होगा तो उस केस में एक साइन बचेगा जो कि हमारे डेरिवेटिव में को हैंडल करने में यूज हो जाएगा। तो उस केस में अगर हम z अगर cos x रखें तो dx वाला जो पार्ट होगा उसके साथ साइन x dx आ जाएगा। इसको अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो dz क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स dx। और चूंकि अगर हमारे पास ये m ऑड है तो उसमें ये चला जाएगा, तो इसीलिए हम ये इस तरह का सब्स्टिट्यूशन हमको रेकमेंड किया जाता है। और प्रॉब्लम देखेंगे तो उसमें हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। हम पहले इस सारे केस को एक बार देख लेते हैं कर्सरी रूप से। दूसरे केस में अगर n ऑड है तो z इज इक्वल टू साइन एक्स। अगेन वही, अगर ये m ऑड है तो इस केस में अगर हम डेरिवेटिव अगर लेते हैं तो इस केस में क्या हो जाएगा, dz इज इक्वल टू साइन, सॉरी यहाँ पे हम लोग पहले साइन ही रखे हैं तो ये हो जाएगा cos x dx। इस माइनस से हमको प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, -1 है हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो हमारा एक्चुअल फॉर्म जो है इसमें मैच करे। अगर ये n ऑड होगा तो हमारे पास एक cos बच जाएगा एक्स्ट्रा, और अगर नहीं बचेगा तो cos जो है वो डायरेक्ट dx में चला जाएगा तो हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर बचेगा तो वो स्क्वायर पावर में होगा, और स्क्वायर पावर में होगा तो उसको हम वापस से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फिर से किसी न किसी या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाएगा या किसी नॉन रैशनल या इरेशनल फॉर्मेट में चला जाएगा। तो ये एक तरह से समझिए दोनों तरफ होता है। जैसे अभी से पहले हम बोले कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज करके हम लोग इरेशनल को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रैशनल या इरेशनल वाले को यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये दोनों वे हेल्पफुल है। और जब दोनों ही सेक्शन, जैसे पीछे हम लोग इरेशनल रैशनल सारा चीज कर चुके हैं, तो हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक कर लेंगे तो हम इसको दोनों ही तरफ यूज कर पाएंगे। आप गौर करे होंगे कि हम लोग जब भी इरेशनल और रैशनल कर रहे थे तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा होता था जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करने से हमारा काम बहुत आसान हो जाता, लेकिन वहां पे हम यूज नहीं कर रहे थे क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस नहीं कर रहे थे। और जो फ्लो है, मतलब जो प्रॉब्लम का फ्लो है जीएन वर्मन में, वो इसी तरह से है कि हम लोग पहले उसको मास्टर कर ले, इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री में घुसे, और इसके बाद जो मिसलेनियस प्रॉब्लम आएगा
जो हाइपरबोलिक है वो हाइपरबोलिक हम लोग को नहीं पढ़ना है, तो हम लोग उसको स्किप कर देंगे। लेकिन जो मिसलेनियस है उसमें सारा प्रॉब्लम मिक्स करा हुआ है, और उस प्रॉब्लम में हमारे पास फ्रीडम रहेगा कि हम किसी भी सब्स्टिट्यूशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। जब अगर दोनों ही ऑड रहेगा तो हम किसी एक को कर सकते हैं। अगेन हमारा प्रेफरेंस जो रहेगा वो साइन एक्स रहेगा, क्योंकि इसको जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें माइनस टर्म नहीं आएगा, तो हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक का गलती घट जाएगा। तो अगर दोनों अगर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगा तो हम प्रेफरेबली साइन एक्स लेंगे। लेने के लिए हम साइन एक्स और कॉस एक्स कुछ भी ले सकते हैं, उसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे, हमारा प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या करते हैं, इसको ठीक है, यहां देखिए, जब नीदर एम नॉर एन ऑड, दोनों में से कोई ऑड नहीं हो, इसका मतलब क्या कि दोनों इवन होगा, देन वी सी सम ऑफ एम एन एन, यानी कि अगर दोनों में से कोई ऑड नहीं है तो एम प्लस एन देखेंगे क्या है, इसको आगे देखते हैं। अगर सम दोनों एम प्लस एन का जो सम है, यानी कि एम सम ऑफ एम प्लस एन हो गया। अगर निगेटिव इंटीजर है देन पुट ये, इसको अगर हम आप प्रॉब्लम से समझे तो हम इसमें हम ये सोच सकते हैं सिंपली कि अगर ऊपर में मान लेते हैं साइन एक्स और नीचे में मान लेते हैं कॉस क्यूब एक्स है, तो दोनों का सम जो है निगेटिव इंटीजर अभी भी नहीं हुआ। सॉरी, पहली बात तो ये ऑड होगा नहीं, तो ये स्क्वायर मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। तो अब इसका जो डिफरेंस होगा वो इवन निगेटिव इंटीजर, दोनों एम 4 माइनस टू इजक्वल टू माइनस टू, निगेटिव भी है और इवन भी है। तो इस केस में, और dx है, इस केस में हम लोग जो z है वो हम tan थीटा रखेंगे, और एकदम ये क्लियर दिख रहा है। इसको हम लोग कुछ प्रॉब्लम को थोड़ा थोड़ा सॉल्व भी करेंगे। हम सारा पहले फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह का सिचुएशन में tan x रखेंगे, और अगले वाले में जब सम अगर m प्लस वन का जो है वो इवन पॉजिटिव निगेटिव नहीं हो, ये निगेटिव गलती से लिखा गया है, इसको ये पॉजिटिव इंटीजर अगर है तो उस केस में एक्सप्रेस द इंटीग्रांट एज अलजेब्रिक सम ऑफ, इसको हटा देते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑफ मल्टीपल एंगल्स। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये वाला पार्ट है, ये एकदम वेल नोन अंडरस्टूड है, ये वाला पार्ट अंडरस्टूड है, और ये दोनों का ही सेम है कि जब दोनों ही कंडीशन दोनों ही ऑड हो तो हम इसको ये कर, एक काम करते हैं, सारे का प्रॉब्लम एक छोटा छोटा प्रॉब्लम करते हैं एकदम, और हम लोग जब प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वहां पे हम एकदम प्रॉपर जो हमारा जीएन वर्मन का प्रॉब्लम है हम उसी को करेंगे। अभी हम अपने मन से कुछ प्रॉब्लम डिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम पहला फॉर्म के लिए देखें तो कह रहा है कि अगर साइन एक्स अगर इवन हो तो हम ऑड ऑड इंटीजर हो तो इसको हम जान के कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं और डी एक्स लिखते हैं। इस केस में एम ऑड है और हमको सब्स्टिट्यूशन क्या करना पड़ेगा, ये, तो हम मान लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो dz क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स। हम जान के एग्जाम्पल ही दे रहे हैं तो थोड़ा सिंपल ले लिए हैं। साइन एक्स ये इसके साथ आ जाएगा, इसमें हम माइनस, इसको हम क्या करते हैं माइनस dz लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। कॉस एक्स जेड है तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, एक माइनस यहाँ dz लिखे और माइनस को हम बाहर लिख दिए, तो ये सिंपली क्या हो गया, माइनस जेड क्यू अपॉन 3 प्लस सी माइनस कॉस क्यू एक्स अपॉन 3 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम इसका सेकेंड फॉर्म को देखें, अगर हम मान लेते हैं कि वो वैसा नहीं होके हम साइन को स्क्वायर एक्स कर देते हैं और कॉस एक्स डी एक्स कर देते हैं, अगेन ये रिपीटेशन होगा इसलिए हम इसको पूरा नहीं करेंगे। हम यहाँ दिख रहा है कि हम अगर साइन को अगर जेड मानते हैं, यानी जेड इज इक्वल टू अगर साइन एक्स लेते हैं तो डी जेड क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म डेरिवेटिव में चला जाएगा और सिंपली ये हो जाएगा जेड स्क्वायर डी जेड अगेन जेड क्यू अपॉन 3 प्लस सी, और जेड हमारा यहाँ पे क्या है साइन क्यू एक्स हो जाएगा, जेड है हमारा साइन एक्स तो जेड क्यू साइन क्यू एक्स हो जाएगा प्लस सी, तो ये हमारा हो गया। इसका जो तीसरा फॉर्म है जिसमें दोनों ही ऑड है, तो जैसे अगर मान लेते हैं साइन एक्स और कॉस एक्स है, तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी को वेरिएबल मानेंगे और उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
प्रेफरेबली हम लोग साइन एक्स को मानेंगे, क्योंकि साइन का जब डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें निगेटिव टर्म नहीं आएगा, तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब इसको, ये तीसरा फॉर्म था जिसमें दोनों ही ऑड था। लेकिन हमारा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट इस सेंस में कि हम वो डायरेक्टली वो गेस नहीं कर पाएंगे। ये सारे इस केस में हमको इंडिकेशन मिल रहा है कि कॉस के साथ एक्स चला जा सकता है। इस वाले केस में हमको दिख रहा है कि साइन के साथ साइन डीएक्स के साथ जाएगा तो हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा डेरिवेटिव। लेकिन जब हमारा जो तीसरा केस बनाया गया था, जो चौथा केस, सॉरी, केस नंबर 4, जिसमें क्या बोला है कि दोनों में से कोई ऑड नहीं हो, दोनों ही इवन हो। मान लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स और नीचे में cos 4x dx। तो हमको क्या, एक बार हम फिर फॉर्म पे ही वापस चलते हैं। फॉर्म में क्या कहा गया है कि अगर दोनों में से कोई अगर ऑड इंटीजर नहीं हो तो उस केस में हम m और n के सम को देखेंगे, और अगर सम निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इवन इंटीजर हो, निगेटिव इवन निगेटिव इंटीजर हो, तो उस केस में हम लोग z को tan x मानेंगे। अब हम क्या करते हैं, आप कहिएगा हम जानबूझ के इनफैक्ट किए हैं, ऑब्वियसली 2 - 4 = -2, यानी कि इसमें जो हमारा m प्लस n है वो -2 है, जो कि निगेटिव इवन इंटीजर है। तो इस केस में हम z को क्या लेंगे, z को लेंगे tan x। अब एक बार थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, साइन स्क्वायर x और नीचे में cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x dx। इस cos स्क्वायर x को ऊपर ले चलते हैं, इस दोनों को एक साथ कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x x और dx। अब हम देखिए z को जब tan x लेंगे तो dz क्या हो जाता है, sec स्क्वायर x dx। तो ये एक तरह से उसी माइंडसेट से, जैसे जिसका लॉजिक हम पीछे समझाए थे, उसी माइंडसेट से ऐसा मतलब डिवाइस किया गया है। और ये सब लोग, जो लोग पहली बार डिवाइस करे हैं, वो बहुत सारा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करे होंगे, फिर उनको इंट्यूशन डेवलप हुआ होगा कि अगर हम ऐसा सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाएगा, और उसके लिए वो बहुत सारा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके फिर देखे होंगे कि ये कहीं फेल तो नहीं हो रहा है, और जब उनको लगा कि नहीं ये एकदम सही चल रहा है, तो उसके बाद फिर इसको वो एक फॉर्मेट बना दिया कि अगर ऐसा हो तो आप इस तरह का सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर डी जेड, तो ये हो जाएगा जेड क्यू अपॉन 3 प्लस सी, तो ये हो जाएगा tan क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस, ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हम क्या करते हैं, पीछे जो हमारा चौथा केस में जो ये फॉर्म ए का प्रॉब्लम है, मान लेते हैं फॉर्म बी में क्या कहा गया था, फॉर्म बी में कहा गया था कि अगर आप m प्लस n का सम निगेटिव नहीं होके इवन, तो ऑड नहीं है तो इवन होगा, दोनों ही इवन है, और ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि हम लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए अगर किसी एक को छोड़ेंगे और एक को छोड़, मतलब एक कॉस को अगर मान लेते हैं छोड़ देते हैं और एक कॉस को डीएक्स में ले जाते हैं, तो उस एक्स को, कॉस एक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हमको अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो वो इरेशनल में चला जाएगा। और अभी अब तक हम जो कुछ सीखे हैं उसमें हम ये सीखे हैं कि इरेशनल, रैशनल से इरेशनल में जाना एडवांटेजियस जनरली नहीं होगा अनटिल अनलेस कि वो डायरेक्ट किसी फॉर्म का प्रॉब्लम हो, जहां पे हमको सिंप्लीफाई नहीं करना हो, वो किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा हो। तो अभी हमको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम लोग इस केस में किसी एक साइन, एक कॉस को dx के साथ या एक साइन को dx के साथ नहीं लगाएंगे। तो इसमें एक चीज हमको दिख रहा है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़े होंगे तो हमको आप देखे होंगे कि साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा जो होता है वो 2 होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे सब दोनों में स्क्वायर है, तो हम अगर 1/4 मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा 1/4, और इतना टर्म हो जाएगा ये साइन स्क्वायर 2x, यहाँ पे थीटा हम फॉर्मूला के लिए लिखे थे dx। अब हमको पता है cos 2 थीटा जो होता है वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज मैं एक बताना भूल गया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा इंटीग्रांड जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और उसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो एक चीज तो आपको है, आपको ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए, खासकर मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला जो होता है वो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, cos 2a जो होता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर
थीटा -1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर है तो हम अगर यहाँ साइन स्क्वायर 2 sin स्क्वायर थीटा अगर लिखें तो ये हो जाएगा 1 - 2 थीटा। इसको अगर हम लिखें इस फॉर्मेट में तो 1/4 और ये आ जाएगा 1 - cos 4x/2 dx। ये क्या हो जाएगा 1/8 और ये हो गया 1 - cos 4x dx। ये हो जाएगा 1/8 dx माइनस 1/8 cos 4x dx। ये क्या हो जाएगा 1/8 x माइनस 1/8 और ये cos x का होता है sin 4x और डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ sin टू द पावर m cos टू द पावर n dx का। अब हम लोग इसका अगला फॉर्मेट देखते हैं। तो अगला फॉर्मेट अगर हम देखें तो ये है sec टू द पावर m tan टू द पावर n का, और उसी के जैसा होता है कोसेक और कॉट का। तो हम लोग अलग से एक्सप्लिसिटली डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप जो चीज सेक के साथ कीजिएगा वही कोसेक के साथ कर सकते हैं। सिर्फ एक निगेटिव टर्म आएगा, क्योंकि जो डेरिवेटिव अगर tan का लेते हैं तो वो सेक स्क्वायर होता है और कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर होता है। मतलब ये उम्मीद करते हैं ये सबको पता होगा, tan x का होता है सेक स्क्वायर x, और अगर यही cot x का अगर डेरिवेटिव हम ले रहे हैं तो माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। तो यही माइनस का अंतर होता है। इसके अलावा स्ट्रक्चरली ये दोनों ही प्रॉब्लम सेम है, और जो इस प्रॉब्लम को समझ गया वो इस प्रॉब्लम को भी कर सकता है। ये हम ठीक है। तो व्हेन m इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, m जो है इवन है, देन वी पुट z। अब m क्या है सेक का पावर। सेक का पावर इवन होने का मतलब कि tan का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर। तो इसमें जब भी इवन होगा तो हम एक कम से कम एक, या तो कुछ नहीं होगा या सेक स्क्वायर एक्स कम से कम हमको मिलेगा। तो सेक स्क्वायर मिलेगा तो उसका डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो यही इसका फिलॉसफी हुआ कि हम वैसे टर्म को चूज करें जिससे कि हमको उसका डेरिवेटिव भी मिल जाए, वो टर्म और जो एक्चुअल इंटीग्रांट है वो सिंप्लीफाई भी हो जाए। तो ये पहला केस हो गया। इसी तरह से अगर देखें दूसरे केस में, अगर m इवन इंटीजर नहीं है तब हम n का वैल्यू देखते हैं। ठीक है, अगर n अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, देखिए अगर m इवन नहीं है इसका मतलब क्या होगा, m ऑड हो सकता है। और अगर m ऑड है उस केस में अगर n भी अगर ऑड है तो हम लोग z बराबर सेक x लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि d सेक x dx, तो d सेक x dx क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करने से सेक x इंटू टेन एक्स। तो अगर m भी ऑड, m ऑड है और n भी अगर ऑड होगा उस केस में हमारे पास sec x और tan x एक मिल जाएगा और उसके साथ dx चला जाएगा, तो हमको डेरिवेटिव सिंपली मिल जाएगा। तो कोई भी फॉर्म को याद रखने के लिए कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। आप एक बार दिमाग में रखिए, हमारा जो हम अभी से पहले जब भी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं तो हमेशा बोलते हैं कि फॉर्मूला और या किसी फॉर्मेट को समझने का सबसे आसान तरीका है आप इसको किसी मोबाइल में, या इसका स्क्रीनशॉट हम ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में डाले हुए हैं, तो आप उसको साथ में लेके रखिए और प्रॉब्लम बनाइए, और 2-4 प्रॉब्लम आप बनाइएगा, आपके दिमाग में वो एकदम मतलब इंट्वाइंड हो जाएगा, वो एक तरह से उसका वायरिंग हो जाएगा न्यूरॉन्स में। तो आप जो है उसको इतना अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा कि आप प्रॉब्लम देखिएगा और आपको लगेगा कि इस केस में हमारे पास डेरिवेटिव किस केस में किस चीज के लिए अवेलेबल होगा। और इसका हम सारे का एग्जांपल भी एक एक हम छोटा छोटा एग्जांपल अभी, लेकिन इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि पहले वाला फॉर्म में हम दिखा दिए। अब हम थोड़ा थोड़ा बता के आगे बढ़ेंगे और जो प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल से करेंगे डिस्कस। अगर n इवन पॉजिटिव इंटीजर हो, मतलब कि इस ये इवन पॉजिटिव इंटीजर हो, देन वी पुट सेक tan, देन वी पुट tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है सेक स्क्वायर x माइनस 1 इन प्लेस ऑफ tan स्क्वायर x, यानी कि tan स्क्वायर x को ये लिखेंगे एंड वी सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू सेक x। देखिए ये कंडीशन भी उसी केस में है जिस केस में m हमारा इवन इंटीजर नहीं है, यानी m जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, यानी वो पहला जो हमारे पास जो ऑप्शन था वो खत्म है, तो हम नया ऑप्शन देख रहे हैं। उस केस में वो ऑप्शन नहीं है, इसके बाद
बावजूद हमको इसको देखना है। तो यानी कि हमारा क्या केस है कि m जो है वो मान लीजिए ऑड है, m ऑड है, और n अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर है, उस केस के लिए ये सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे। हम प्रॉब्लम देखेंगे तो और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। तीसरा केस है कि अगर n अगर 0 हो, यानी 10 वाला टर्म नहीं हो, और m इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, देन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज यूज्ड। जैसे कि अगर मान लेते हैं sec x अगर हो और m ऑड हो और tan 0 हो, तो sec x का तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हैं, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है ln sec x प्लस tan x। लेकिन उसके अलावा अगर मान लेते हैं sec qx हो, तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे, और उसमें भी हम लोग sec स्क्वायर x वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे, sec x वाले टर्म को हम लोग इंटीग्रेशन वाले में डाल देंगे, यानी फर्स्ट फंक्शन बनाएंगे, और डिफरेंशिएशन के लिए सेकंड फंक्शन, मतलब ऐसे टर्म को बनाएंगे जिसका इंटीग्रेशन इजी हो जाए, उसको हम लोग सेकंड फंक्शन बनाएंगे, और जिसका डिफरेंशिएशन इजी हो उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन बनाएंगे। तो ये तीनों का हम केस देख लेते हैं सिर्फ प्रॉब्लम डाल के। ये सेम प्रॉब्लम, यही चीज लिखा हुआ है, हम सॉल्व कर सकते हैं सेम प्रोसीजर से, कोसेक और कोसेक एक्स और टेन एक्स के लिए, कॉट कोसेक एक्स और कॉट एक्स के लिए, ठीक है। तो इस सारे का एक एक प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। सबसे पहले जब हम हमारा m इवन इंटीजर हो, तो हम सबसे पहला एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स और टेन एक्स डी एक्स। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। m क्या है? m है हमारा इवन इंटीजर, तो हम लोग z इज इक्वल टू रखेंगे टेन एक्स, डी जेड हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा z डी जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है, यही हो गया। इधर देखते हैं, सेक स्क्वायर एक्स के बाद क्या हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद जब ये इवन नहीं है, तो उस केस में देख लेते हैं, जैसे m इवन नहीं है, अगर मान लेते हैं कि ये ऑड है, तो उस केस में n अगर ऑड होगा, तो उस केस में हम लोग सिंपली क्या करेंगे, z इज इक्वल टू सेक एक्स रखेंगे, और इसका डेरिवेटिव जो है वो आ जाएगा, ये पूरा टर्म डेरिवेटिव में आ जाएगा, और सिंपली dz आ जाएगा। लेकिन तीसरा केस देखते हैं, तीसरा केस क्या था। तीसरे फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, जब भी अगर n इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो हम टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रखेंगे, यानी कि टेन स्क्वायर एक्स के जगह पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रखेंगे, और उसके बाद जेड इज इक्वल टू सेक एक्स रखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारा रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और वहां से हम लोग जो रैशनल में सीखे उससे ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसका अगर लास्ट वाले देखे, अगर जेड अगर n 0 हो गया, n 0 हो गया और m अगर और n 0 हो गया, यानी इसका मतलब 10 वाला टर्म खत्म हो गया, और सिर्फ सेक वाला टर्म है और ऑड टर्म है। यानी इसको अगर हम सिंपली देखें, तो इसी सेक, जैसे सेक क्यूब एक्स अगर मान लेते हैं, अगर ऑड है लेकिन एक से बड़ा है और n 0 है, तो उसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा। और इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे। इसमें भी ये ध्यान रखना है कि इसमें इसको हम लोग सेक एक्स और सेक स्क्वायर एक्स में लिख देंगे, ताकि हमारा फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन ये हो जाएगा। जिसका इंटीग्रेशन आसान होता है उसको हम सेकेंड फंक्शन मानेंगे, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स आ जाएगा, तो हम उसको करेंगे, और उससे हम लोग ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसके बारे में हम ऑलरेडी कमेंट कर चुके हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और जो लोग अलजेब्रा सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाते होंगे, वहां पे पोलर फॉर्म के बारे में डिस्कस किया जाता है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, कार्टेशियन से पोलर में, खासकर लोनी में किया जाता है। तो वहाँ ये एक तरह से पोलर फॉर्म में ही इसको कन्वर्ट करना है। इसमें जो एक दो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम पहले इसको बता देते हैं। जब भी इस तरह का सिचुएशन होगा, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और b इज इक्वल टू आर साइन थीटा हम रख रहे हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये सिंप्लीफाई होके हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए, ठीक है। इसमें एक चीज कमेंट करने वाली बात यह है कि आप इसका जो, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस है,
तो आप थीटा को जो है एक्यूट एंगल यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल ही मानिए, उस और उसी को सिंप्लीफाई कीजिए। लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़िएगा तो उसमें इसके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका बताया जाता है प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में टू पाई माइनस पाई प्लस थीटा, टू पाई माइनस थीटा। जहाँ थीटा इज इक्वल को जो डिफाइन किया जाता है वो tan इनवर्स मॉड y अपॉन x, ठीक है। तो ये चीज वहां पे किया जाएगा। अभी के लिए हम लोग यहाँ पे सिंपली हम एक्यूट एंगल वाला यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल इसमें ले लेंगे और हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो इसका ये हम कहिए तो आज के फॉर्मेट में वो सब भी ठीक है, नहीं कहे मतलब ये नहीं कहना है कि वो गलत है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है। तो हम लोग इसका प्रॉब्लम देखेंगे और इसका एक बड़ा अच्छा एप्लीकेशन ये भी है, जैसे ये तो डिनोमिनेटर में है। जैसे आपसे अगर बोल दिया कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो इसको हम पोलर फॉर्म में अगर हमको कन्वर्ट करने आता रहेगा, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आर साइन एक्स प्लस थीटा या माइनस थीटा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम यहाँ अगर प्लस है तो ऑब्वियसली प्लस रहेगा, लेकिन अगर प्लस माइनस का भी हो सकता था। तो इस केस में आर, और जो आर होगा हमारा यहाँ के लिए जो है 1+1 यानी कि √2 हो जाएगा। और साइन थीटा का अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, मिनिमम वैल्यू -1 हो सकता है, हर एक केस के लिए एंगल चाहे कुछ भी हो। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, तो इसका मतलब इस पूरे टर्म का मैक्सिमम वैल्यू √2 होगा, मिनिमम वैल्यू जो हो सकता है -1, तो इसलिए -2 होगा। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने से हमारा वहाँ भी फायदा कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री में भी हो रहा है, और उसी चीज को यूज करके हम लोग यहाँ इंटीग्रेशन में भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और उससे हमारा प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो इसका आगे का प्रॉब्लम हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।